खदीजा मस्तूर की कहानी। चीलें। ओह, कब आए आप हमारे गांव में? अच्छा, तो आप शहर के छलबट्टों से घबराकर गांव की मासूमियतों में पनाह लेने आए हैं। आह, ये नन्हा मुन्ना गांव, सूरज की जलती हुई किरणों तले पसीना बहाकर खेतों को हरा करने वाले किसानों की बस्ती, भूखे अन्नदाताओं का देश। अच्छा, तो आपको बहुत दुख हुआ ये सब देखकर। होना भी चाहिए। सुना है कि अब कुछ शहरी लोगों को गंदुम की बोरियों में किसानों के गलीज जिस्मों से टपके हुए पसीने की बू महसूस होने लगी है। जी, आप अपनी भवों को एक दूसरे पर झपटने की जहमत न दीजिए और आंखों में नाराज़गी की चमक भी न पैदा कीजिए। हम और आप थोड़ी देर के लिए मिले हैं, क्या फ़ायदा ऐसी बातों से। सुनिए, आपने अब तक यहाँ की क्या क्या चीज़ें देखी हैं। आह, पनघट पर सांवली सलोनी औरतों का हुजूम, फटे पुराने उटंगे लहंगों और कसी हुई कुर्तियों में मजबूत जिस्मों का उतार चढ़ाव। हाँ, बहुत ही दिलचस्प मंजर होता है। आपने ठीक कहा कि भला मुतमद्दिन शहरों की चौड़ी साफ सुथरी सड़कों पर घूमने वाली औरतों में ये बात कहाँ। दरअसल वो औरतें कम से कम कपड़ा पहनती हैं, उरियां नज़र आने के शौक़ में, और यहाँ की औरतें मजबूरन कम से कम कपड़ा पहनती हैं, अपने जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने के लिए। उरियानी किस कदर दिलकश होती है, लेकिन बेबाक उरियानी नहीं, महबूब उरियानी, क्या कहना। और हाँ, आप शाम शाम को खेतों पर से वापस आते हुए किसानों को भी देख चुके, और फूस के झोपड़ों से उठता हुआ नीलगुं धुआं भी, जिसे देखकर थके मांदे किसानों की मैली आंखों में एक बेईमाना चमक रह रहकर तड़प उठती है। उफ, बिल्कुल वैसी ही चमक जो नानबाई की दुकान के सामने मंडलाते हुए भूखे कुत्तों की आंखों में जन्म लेती है। खूब बांसुरी की ताने, चरवाहे, कजलाई हुई आंखों में मासूम इस्तिराब, सरसों के तेल में डूबी हुई जुल्फों का बनाव, छलकती हुई जवानियाँ और दरख्तों की ओट से झांकती हुई प्यासी आंखें। बहुत कुछ देख लिया आपने हमारे गांव में, लेकिन आइए मैं आपको कुछ और भी दिखाऊं। ओफो, आप कसमसा क्यों रहे हैं? क्या इसलिए कि दोपहर का वक्त है और भरी गर्मी की दोपहर जिस्म की खाल चटखा देने को काफ़ी है? वाकई आपको तकलीफ़ तो होगी, लेकिन ज़रा देर की बात है। घूम फिर कर इस घने नीम तले चले आइएगा। ओह, आप राज़ी हो गए, शुक्रिया। मेरा हाथ पकड़ लीजिए। गाँव के सभी रास्ते बड़े नाहमवार होते हैं, कहीं आपके पाँव में मोच ना आ जाए। आप धूप की तेज़ी से कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखिए तो परेशान होने की कोई बात नहीं। शहर के रहने वाले तो गाँव की खुली फिज़ा और साफ़ हवा के बड़े गुण गाते हैं, और अक्सर लोग तो सजे हुए ड्राइंग रूमों में बिजली के पंखों तले बैठकर बातों ही बातों में हम देहातियों की ज़िंदगी पर रश्क करते हैं। तो ये कड़ाके की धूप भी देहातियों की अनगिनत खूबियों में से एक बड़ी खूबी है। अरे, आप तो हंस पड़े, रोनी सी हंसी। यकीन कीजिए कि गाँव की दोपहरें ही तफरीह के लिए ज़्यादा मुनासिब होती हैं। कोई मुझे आपको वो रौनक तो दिखाना नहीं है जो भूखे पेट खेतों में सिमटी दुनिया के पेट का धंधा कर रही है। अरे, ये कमबख्त चील बड़ी शरीर थी कि बिल्कुल आपके सर पर अपने पंख मारकर निकल गई। कैसा डरावना था इसके परों का सन्नाटा, अब तक कानों में गूंज रहा है। हाँ, इस वक्त बहुत चीलें मंडला रही हैं गांव पर। देखिए, वो सामने घूरे के करीब बहुत से लोग जमा हैं ना। हाँ, देख लिया आपने। दरअसल हमारे गांव में 3 किस्म के जानदार आबाद हैं। किसान, यानी ऐसे कीड़े जो पाँव रखते हुए भी ज़मीन पर रेंगते हैं, क्योंकि उनके परों की ताकत दूसरों के लिए वक्फ है और ये बेचारे रेंगने पर मजबूर हैं। दूसरी किस्म है भंगी, चमार और ऐसे ही बहुत से नीच जात। ये ऐसे कीड़े हैं जिनके पाँव नहीं होते, जैसे केंचुए। और तीसरी किस्म है चीलों की। सामने जो लोग जमा हैं वो हैं चमार। रात लाला घनश्याम की भैंस मर गई थी। उन्होंने सोचा कि अगर कमबख्त मरने से पहले ही कह देती तो किसी कसाई के हाथ बेच देता, लेकिन अब तो मर ही गई है। गोश्त के दाम न सही, खाल के सही। उन्होंने चमारों के हवाले कर दिया कि लो, खाल के दाम दे देना। तो ये लोग इस भैंस का गोश्त आपस में तकसीम कर रहे हैं और चीलें अपना हिस्सा झपटने की फिक्र में हैं। देखिए, ये भरी दोपहर में अपनी खाजी झपटने की फिक्र में कितनी खौफनाक मालूम हो रही हैं। नन्ही नन्ही आंखें, मुड़े हुए खारदार पंजे और तेज चोंचें कैसे प्यार से आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काटती हुई नीची होती जा रही हैं। और सुनिए, अब तो कुछ बोलती भी जा रही हैं, अपने हिसाब कुछ मीठी मीठी बातें। वो देखिए, एक नासमझ लड़का अपने हिस्से का गोश्त छुपाना भूलकर ऊपर देख रहा है। शायद उसके कानों को चीलों का चिचियाना भला लग रहा होगा।
ओह, वो बैक वक्त कई चीलों ने झपट्टा मारा और लड़के के हाथ से गोश्त ले उड़ी। बेचारे लड़के के हाथ में चीलों के खारदार पंजे लगने से खून निकलने लगा, पर चीलों को इससे क्या मतलब, उन्हें तो गोश्त चाहिए था, गोश्त। ओह, वो ले गईं। कितनी होशियार होती हैं ये, ना समझ पर तो बड़ी फुर्ती से झपट्टा मारती हैं। लेकिन इन समझदार चमारों को देखिए, इन्होंने अपनी लाठियां बुलंद कर रखी हैं ताकि चीलें झपट्टा ना मार सकें, और अगर मारें भी तो साफ बच ना निकलें। आप जानिए, लाठी बड़ी बिगड़ चीज होती है, उससे तो भूत भी भागते हैं। ठहरिए, अभी से कहाँ चले, अभी ये भी तो देख लीजिए कि गोश्त खत्म हो जाने के बाद चीलें किस तरह गुम हो जाती हैं आसमान पर से। देखा, सब लोग गए, गोश्त खत्म हो गया। चीलें भी माले गनीमत चट करके अपने परों को समेट दरख्तों पर ऊँघने लगीं। आइए अब चलें। हाँ, ठीक कहा आपने कि इतनी देर यहाँ ये गंदा सा तमाशा देखने से क्या हासिल हुआ, लेकिन मेरा मतलब था कि आपको ये चीलें दिखाकर उनकी एक एक हरकत आपके जहन नशीन करा दूं। शायद आप भूले तो ना होंगे कि मैंने थोड़ी देर कबल अपने गांव में बसने वाले 3 किस्म के जानदार बताए थे, किसान, नीच और चीलें। तो अब मैं आपको चीलें दिखाऊंगी, बिल्कुल इन हवा में परवास करने वाली चीलों की तरह खौफनाक। ओह, आप अब कुछ थक गए हैं। खूब, ये अच्छी कही आपने कि मैंने कैसे पहचाना। अरे बाबा, आपके पाँव जो लड़खड़ा रहे हैं। अच्छा, आइए अब उस घने पीपल तले बैठ जाइए, लेकिन देखिए ज़रा तने से अलग हटकर बैठिएगा। ये जो सिंदूर लगे चंद पत्थर पड़े हैं ना, इनका कुछ लिहाज कीजिए, वरना किसी सरफिरे खुदा के मानने वाले ने देख लिया तो फजूल किलकिल करेगा। बात यह है कि पत्थर के देवताओं की ही सख्ती है जो यहाँ का निज़ाम एक ढर्रे पर चले जा रहा है, और आप जानिए कि देहाती अपने हाकिमों के किस कदर वफादार होते हैं। हाँ, ये रोने की आवाज़ जब से यहाँ बैठी हूँ मैं भी बराबर सुन रही हूँ। सामने वाली झोपड़ी से आ रही है। सुंदरिया चमारन है बेचारी, 6-7 दिन हुए उसका बाप मर गया है, शायद इसीलिए रो रही है। हाँ ठीक है, माँ बाप तो सभी के मर जाते हैं, लेकिन शायद सुंदरिया इसलिए बहुत मचल मचल कर रो रही है कि उसका बाप उसके हिस्से की रोटी भी अपने साथ ले गया। वो छोटा सा लड़का, वही झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा गोश्त के बड़े से लोथड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है, वो सुंदरिया का भाई है। उस वक्त आपने जो मरी हुई भैंस देखी थी ना, वहीं से इसे भी गोश्त मिला होगा। कैसी खुशी से काट रहा है। बेचारी बहन खटोली पर पड़ी उमड़ उमड़ कर रो रही है और इसे ज़रा भी फिक्र नहीं। अभी बहुत नासमझ है, इसलिए किसी के रोने धोने का असर नहीं लेता। ओहो, तो आप सुंदरिया को करीब से देखना चाहते हैं, लेकिन देखिए हम यूं उसके करीब जाएंगे तो डर जाएगी। गंवार है ना। साफ सुथरे कपड़े देखकर ये लोग इस तरह चौंधिया जाते हैं कि जान का भी होश नहीं रहता। सच बड़ी तेज नजरें हैं आपकी। सुंदरिया को छुप कर देखने की जगह तो अच्छी तलाश कर ली। नहीं, अब इस खंडर में कोई नहीं रहता। आइए फिर वहीं चलें, और जिस्म का बोझ मत डालिए दीवार पर, कहीं ढह गई तो और मुसीबत होगी। देखा, पसंद नहीं आई क्या? इसलिए कि बहुत काली कलूटी है। खैर, आपको उसका कसा हुआ जिस्म ही पसंद आ गया, यही बहुत है। अजीब सवाल किया आपने कि क्या ये बहुत नादार है। यही क्या, यहाँ सब एक ही हाल में हैं। नादारी की इंतहा यह है कि एहसास नादारी भी मिट गया। अरे आप इस आँख-थू से चौंक क्यों पड़े? यही तो लाला घनश्याम जी हैं। इनके पास बहुत दौलत है जो सूद पर चलती है। वो सुर्ख रंग का पक्का मकान इन्होंने थोड़े ही दिन हुए कि अपनी दौलत को कैद रखने के लिए बनवाया है। देखिए, अब वो अपनी बैठक से सर निकाले इसी तरफ देख रहे हैं, इसलिए चुप भली। अगर उन्हें मालूम हो गया कि हम लोग यहाँ छुपे बैठे हैं तो जाने क्या समझकर हम दोनों को पंचायत में घसीट बुलाएंगे, और फिर खूं आख थू। लाला जी ने जोर से गला साफ करके बलगम थूका और मलमल की सफ़ेद धोती घुटनों से समेटकर बाएं हाथ से रानों के बीच में दबा ली, और फिर बैठक से निकलकर चबूतरे पर खड़े होकर फूला फाला चेहरा घुमा घुमा कर अपनी आंखें घुमाने लगे। और जब दोपहर को बहुत वीरान देखा तो सुंदरिया की किसी तरह कम न होने वाली री री ने उनके दिल में हमदर्दी के जज्बात पैदा कर दिए। वो मारे मोटापे के हाँपते कांपते अपने चबूतरे से उतरे और मोटे दो मुँहे सांप की तरह रेंगते सुंदरिया की झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंच गए। अरे सुंदरिया, काहे को रोए जाती है? माँ बाप सदा किसके रहे, अब चुपी हो जा रही, उन्होंने बलगम आलूद आवाज़ में कहा, और फिर आगे बढ़कर एकदम पीछे हट लिए। राम राम, ये मरा हुआ मांस। लाला जी लड़के और गोश्त दोनों से बचने के लिए अपनी धोती को अच्छी तरह समेट कर झोंपड़ी में दाखिल हो गए।
सुंदरिया की री री हमदर्दी के दो बोल सुनकर एकदम तेज हो गई थी, लेकिन जब लाला जी की खड़ाऊं झोपड़ी के अंदर बजी तो वो खटोली से उठकर अपनी ओढ़नी संभालती एक तरफ खड़ी हो गई। उसके बेढप फूले हुए कल्लों पर आंसू रुक रुक कर लुढ़क रहे थे और मोटे मोटे होंठ कांप रहे थे। उसका सर इस तरह झुका हुआ था जैसे भारी भरकम लाला के हमदर्दी के दो बोल उससे उठाए न उठ रहे हों। अब तो तेरा काम यह है कि बाले भाई को संभाल, ना कोई तेरे आगे ना पीछे, रोना धोना छोड़। लाला जी की सिमटी हुई धोती हाथ से छूट गई और उन्होंने आगे बढ़कर सुंदरिया के शाने पर हाथ रख दिया। फिर न जाने क्यों झिझक कर एकदम हटा लिया। देखा आपने, ये लाला जी बड़े पाकबाज हैं, अछूत को छूते ही झिझक जाते हैं और मरा हुआ गोश्त देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ, ये दूसरी बात है कि मुर्दार गोश्त खाने वालों को बखुशी हड़प कर जाएं। ये गाने की आवाज़, लल्लू सुनार गा रहा है, वो देखिए, वो भी अपने मकान से निकलकर इधर आ रहा है। ये भी बड़ा समझदार आदमी है। इसके यहाँ जो जेवर बनने आते हैं उनमें खोट कर करके इसने अपना इतना ऊंचा मकान खड़ा कर लिया और आज मज़े से लाला जी के मुकाबले में सूदी रुपया चलाता है। खुश मिजाज भी है और गांव में हर दिल अजीज़ भी, खुसूसन किसानों में, क्योंकि ये लाला जी की तरह हर सट्टे अपने कर्जदारों को अदालत झकवाने की धमकी नहीं देता और न उठते बैठते असल रकम का मुतालबा ही करता है, बल्कि इसे तो फसल कटने पर अपना डबल सूद पुचकारा दे देकर वसूल करने के बाद कर्जदार को असल रकम की तरफ से बेफिक्र रहने की तलकीन करना पसंद है। न समझने की भी एक ही कही आपने। सब कर्जदार ये चाल अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन बात यह है कि जब खुदकुशी करने वाले को मीठा जहर मिले तो कड़वा जहर क्यों पिए। वो देखिए, लल्लू अब बिल्कुल करीब आ गया, इसलिए हमको बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। सुंदर नारी प्रीतम प्यारी, लल्लू लहक लहक कर गाता हुआ सुंदरिया की झोपड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन लाला जी को वहां देखकर झिझक गया और लाला जी, जो अब तक अपनी धोती छोड़े इत्मीनान से खड़े सुंदरिया को ताक रहे थे, फिर अपनी धोती समेट जांघों तक नंगे हो गए और मौलवी साहब के पास बैठे हुए लड़के की तरह जल्दी जल्दी रटने लगे। अरे अब रोने धोने से बात ना बनेगी। अरे लल्लू भैया, जरा इस मूर्ख को तुम ही समझाओ। अरे लाला जी, ये छोकरी बड़ी नादान है, तुम नाहक अपना सुख चैन छोड़ यहाँ ठारे हो। लल्लू ने लाला जी को आंख मारी और खुद भी जरा सिमटा सिमटाया झोपड़ी की चौखट पर खड़ा हो गया। सुंदरिया का भाई गोश्त के लोथड़े की बोटियां बनाने में मुनहमिक था और आसमान पर चीलें मंडला रही थी। ऐ भैया, अपने गांव की लौंडिया है, इसे दुख में देख अपना मन भी दुखी होता है। लाला जी ने एक ठंडी सांस इस जोर से ली कि उनका तोंद फिदका तो सुंदरिया भी कांप गई और लल्लू के होठों पर शरीर मुस्कुराहट मचल गई। हाँ, अपने गांव की लौंडिया है, तभी ख्याल होता है, पर अब होवे का साची मानो लाला, इसकी हाय हाय से नींद नहीं पड़ती। सुना आपने, लल्लू भी कुछ कम रहम दिल नहीं। ये दूसरी बात है कि मेरी आंखों देखते देखते एक बुढ़िया लल्लू के घर के पास भूखी प्यासी दुहाइयाँ दे देकर मर गई, पर लल्लू की नींद दम भर को न उठती। अरे अब इससे यह ना समझिएगा कि लल्लू बेरहम है। बात असल ये थी कि अव्वल तो वो बुढ़िया दूसरे किसी और गांव से आकर यहाँ पढ़ रही थी, और सुंदरिया तो अपने ही गांव की छोकरी है, यहीं पैदा हुई, बढ़ी और जवान हुई, फिर हमदर्दी कैसे ना हो। अच्छा, अब मैं चुप हूँ, आप उधर देखना और सुनना चाहते हैं और मैं खामखा मुखिल होती हूँ। लौंडिया ने 7 दिन में रोए रोए तारा जैसी आंखें खराब कर डाली, पगलिया नहीं तो। लल्लू ने अब के इस जोर से लाला जी को आंख मारी कि लाला जी के गालों पर खून झलक गया और उन्होंने अपनी धोती समेटकर सुंदरिया की बाह पकड़ ली और सुंदरिया, जो रोते रोते थक चुकी थी, फिर रो पड़ी। मारे एहसान मंदी के सर झुक गया। लल्लू की हमदर्दी ने भी जोर मारा तो उसने भी बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया, जो चंद ही लम्हे बाद नीचे की तरफ ढुलक गया और सुंदरिया की छोटी छोटी आंखें अपनी इतनी इज्जत अफजाई पर हैरत से कुछ फैल गईं। झोपड़ी से बाहर सुंदरिया का भाई नन्ही सी जान गोश्त के बड़े से लोथड़े से चिमटा हुआ था। उसे मालूम था कि बहन की रीढ़ी में 2 वक्त की भूख को ज्यादा दखल है, इसलिए वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से जल्दी जल्दी गोश्त की बोटियां कर रहा था और हवा में कई चीलें एक साथ मंडलाकर एक साथ चहचहा रही थी। सुंदरिया अपने आप को छुड़ाकर चूल्हे के पास गिर सी पड़ी और चूल्हे की ठंडी राख को मुट्ठियों में ले लेकर गिराने लगी। लाला जी और लल्लू ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में पूछा कि अगर 2-4 पैसे देकर भारी सूद वसूल होता रहे तो क्या बुरा है।
لالا جی کچھ غیر مطمئن سے نظر آ رہے تھے، لیکن للو سود وصول کرنے میں اپنا جواب آپ تھا۔ اس نے اپنی انٹی ٹٹولنا شروع کر دی۔ شہروں کی بات نہ چلائیے، وہاں عصمت کے بدلے روٹی ملتی ہو تو ملتی ہو، یہاں تو صرف دور دور فٹ فٹ ملتی ہے۔ اگر آپ یہاں سال 2 سال بعد پھر آئیں گے تو اسی سندریا کو تمام دن 2 پیسے پر کسی کھیت میں یا کسی گھر میں مزدوری کرتے دیکھیں گے، اور ایسی ہی تپتی ہوئی دوپہروں اور خاموش راتوں میں للو اور لالا جی جیسے نامعلوم کتنوں کو اس کی جھوپڑی کے گرد گھومتے دیکھیں گے۔ اوہ، آپ چونک کیوں پڑے؟ اچھا، جوتوں کی چر مر کچھ عجیب لگ رہی ہے آپ کو؟ وہ جو سر پر سرخ 4 خانے دار انگوچھا ڈالے آ رہے ہیں وہ مولوی جی ہیں، اس گاؤں کے۔ دیکھیے، ہنسیے مت ان بیچارے کی غیر معمولی لمبی داڑھی پر، ورنہ کہیں انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ ہنس رہے ہیں تو فوراً اللہ میاں کے ہاں آپ کے لیے ایک اسپیشل دوزخ تعمیر ہونے کا مژدہ سنا دیں گے۔ وہ ادھر ہی سے گزریں گے شاید۔ خاموش۔ مولوی جی پراسرار نگاہوں سے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہوئے سندریا کی جھوپڑی کے پاس سے نکلنے لگے۔ ترچھی نظر سے دیکھا کہ لالا جی اور للو موجود ہیں تو بے نیازی سے آگے بڑھنے لگے۔ للو نے دیکھ لیا، خود تو کیچڑ میں پڑا ہی تھا، دوسروں کے صاف کپڑے کیسے دیکھتا، خواہ صاف کپڑوں کے نیچے کیچڑ تھپی کیوں نہ پڑی ہو، اچھال کیچڑ۔ بندگی مولوی جی، یہاں اتنے وقت؟ وہ اپنی منڈیاں ہلا کر بولا اور لالا جی کی توند بھی پھدکی۔ ذرا کام سے جا رہا ہوں، مولوی جی نے بے اعتنائی سے چل دینے کے لیے قدم بڑھایا۔ میں نے کہا آؤ تنک سندریا کو سمجھائے دو نا، روئے روئے گھر بہائے دیتی ہے۔ للو نے پھر مولوی جی کی فطرت پر پڑی ہوئی زہد کی چادر کھینچ کر انہیں ننگا کر دینا چاہا، لیکن مولوی جی کی گوشت خور فطرت کافروں کی دال خور کوشش سے ننگی نہ ہو سکی۔ بڑا ضروری کام ہے، اور مولوی جی لمبا چکر کاٹ کر مسجد میں پہنچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں کہتی ہوں کہ آخر آپ یہ کیوں سمجھ بیٹھے کہ مولوی جی کو سندریا کی یتیمی کا کوئی ملال نہیں؟ بھلا آپ کو کیا معلوم کہ بیچارے نے سندریا کے آنسو اس وقت پہنچے جب للو اور لالا جی کو سندریا کا ذرا بھی خیال نہ آیا تھا، اور میرا تو خیال ہے کہ اس وقت ان کا یوں بے اعتنائی سے چلے جانے کا باعث بھی یہی ہے کہ ان سے زیادہ ہمدردی کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے جو یہاں ڈیرا ڈالے۔ بات یہ ہے کہ مولوی صاحب ہر معاملے میں آپا دھاپی کے عادی ہیں۔ سندریا، دیکھ، جو 2-4 پیسے کی ضرورت ہو تو مانگ لیجو مجھ سے، پر دیکھ میری عورت کے سامنے متی مانگیو، تو جانتی ہے وہ بڑی وہ ہے۔ للو نے اپنی انٹی سے کچھ پیسے نکال کر سندریا کی گود میں ڈال دیے۔ ہاں ہاں، شرم مت کیجیو۔ لالا جی نے بھی گردن ہلائی اور سندریا کے چہرے پر خون کی سرخی گہری ہو گئی۔ دیکھ، روئیو دھوئیو متی، للو نے کہا، اور پھر دونوں ساتھ ہی ساتھ دھوتیاں سمیٹے جھوپڑی سے نکل گئے۔ جی ابھی بس کہاں، وہ دیکھیے نا سامنے سے پٹواری جی بھی آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہٹا کٹا آدمی ہے نا وہ زمیندار کا کارندہ ہے۔ منہ اندھیرے پنڈت جی بھی لٹیا لے کر کسی سنسان جگہ کی تلاش میں اب اسی راستے سے گزرنے لگے ہیں، وہ بھی تو، اور پھر کوئی گنتی نہیں گاؤں کے بہکے ہوئے چھوکروں کی۔ اچھا آئیے چلیں، آپ تھک گئے ہوں گے، کتنی دیر تو ہو گئی یہاں کا تماشا دیکھتے دیکھتے۔ چلیے اس طرف سے نکل جائیں، ورنہ زمیندار کا کارندہ بڑا بے ڈھب ہے، یہاں سے نکلتے دیکھ لے گا تو خام خواہ۔ اوہ، خوب یاد دلایا آپ نے کہ میں آپ کو اپنے گاؤں میں بسنے والی چیلیں دکھانے لائی تھی، وہ اب تک نہ دکھائیں۔ تو میرے دوست، سندریا کی جھوپڑی کے پاس آپ چیلیں نہیں تو کیا کچھ اور دیکھ رہے تھے؟ یہ نیچ مردار گوشت، انہیں ہمارے گاؤں میں بسنے والی اونچ چیلیں بڑے شوق سے تلاش کر کے کھاتی ہیں، اور آپ انہیں پہچان بھی نہ سکے؟ اچھا، خدا حافظ، وہ رہی آپ کی راہ۔